हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। आज वीडियो नंबर 3 में संविधान की प्रस्तावना पर डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम संबंधित संविधान की प्रस्तावना से कितने क्वेश्चन बने हैं, कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, उसका सही आंसर क्या है। तो आइए हम बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे या अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन और हाई हो और हम इसी तरीके से लुसेंट के सारे टॉपिक को बारी बारी से कवर करें और आपके आगामी एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसको उसकी आत्मा कहा गया है। तो संविधान का आत्मा जो है किसको कहा गया है, प्रस्तावना को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, संविधान की जो आत्मा है ना वो प्रस्तावना को कहा गया है, क्योंकि पूरे किताब का जो निचोड़ है, जो भारत की संविधान है उसका पूरा निचोड़ प्रस्तावना में ही लिख दिया गया है। सवाल नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने किस पर ज़्यादा जोर दिया था, तो संविधान की प्रस्तावना पर। क्यों? क्योंकि वही प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा है। आइए सवाल नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग से। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि भारत में जो है जनप्रिय, जनता का प्रिय वाला संप्रभुता का भाव है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना जो है वो कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहा गया है कि भारत को गणतंत्र इसीलिए कहा गया है क्योंकि, यानी कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है। तो सवाल नंबर 4 कहता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ राज्य का जो प्रमुख है ना, जो भारत को चलाता है, मेन जो सर्वे सर्वा है, उनका भी जो है निर्धारित अवधि के लिए क्या हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है। यानी भारत एक गणतंत्र राज्य है क्योंकि यहाँ का जो सर्वोपरि लोग हैं, जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, उनका भी एक पार्टिकुलर टाइम के लिए क्या हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है। वो वंशानुगत नहीं है हमारे यहाँ के प्रमुख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 5 कहता है, भारत है एक क्या चीज़। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये आंसर सही हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब है कि यहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है, किसी एक धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं दिया गया है, सभी धर्मों को यहाँ पे समान भाव से देखा गया है। तो भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला सवाल नंबर 6 कहता है कि धर्मनिरपेक्ष, अभी जो मैंने कहा है, तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, उसका क्या मतलब है। तो उसका सीधा मतलब है कि राज्य की जो सरकार होगी या देश की जो सरकार होगा उसके द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी धर्म स्वीकार है या सभी धर्म अस्वीकार है, यूँ समझिए। कहने का मतलब हुआ कि भारत में सरकार के द्वारा या ऑफिशियली किसी एक धर्म को जो है मान्यता नहीं दिया गया है, सभी धर्म एक तरह से क्या है, बराबर है। वही बोला गया है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। अगला देखता है, अगला कह रहा है सवाल नंबर 7 कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, सभी धर्मों का समान तरीके से जो है उसको भाव देता है, सभी धर्म का समान महत्व है भारत में। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों है, क्योंकि भारतीय राज्य जो है वो किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला है, गणतंत्र होता है। सवाल नंबर 8 कहता है, गणतंत्र होता है कौन, वैसा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न चुने जाते हो। अध्यक्ष माने जो राष्ट्रपति होते हैं, जो देश के सर्वे सर्वा होते हैं, वो जो है वंशानुगत रूप से न चुने जाते हो। उसका एक लिमिट हो कि 2 साल 5 साल के लिए एक टाइम पीरियड के लिए चुने जाते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। तो भारत गणतंत्र है क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति का भी क्या हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, उसको भी चुना जाता है, वंशानुगत नहीं है। 9वां नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन
42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। सवाल कह रहा है कि दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में जोड़ा गया था या समावेश किया गया था, उसको लाया गया था। तो एक शब्द है समाजवादी या दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये शब्द मूल संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको संविधान में जोड़ा गया है। कौन कौन, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। सवाल नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो आपको पता है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। भारत क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और क्या है, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है। कितनी बार आपने इस सवाल में देखा है कि गणतंत्र का मतलब है कि राज्य का, देश का जो मुखिया हो मेन, वो वंशानुगत न हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ बस इतना है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में जो शासन का बागडोर है वो क्या है, वंशानुगत नहीं है। 12 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका माने बोले तो प्रस्तावना। तो समाजवादी तो है, प्रभुत्व संपन्न भी है, पंथ निरपेक्ष भी है। कहता है कि संविधान की जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है उसमें समाजवादी तो है, समाजवादी भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लोक कल्याण जो है ना इसकी बात डीपीएसपी में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। प्रस्तावना में लोक कल्याण की बात नहीं की गई है। अगला है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। कल्याणकारी, नाम से लग रहा है कि कल्याण किया जाएगा। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। इसी के तहत हम लोग को रिजर्वेशन आरक्षण दी जाती है। तो कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। सवाल नंबर 14 कहता है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों। तो भारत को गणराज्य या भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ का जो सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि जो है राष्ट्रपति, उनका क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है, वो वंशानुगत नहीं है। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो राज्य के अध्यक्ष है ना उसका भी क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। अगला सवाल कह रहा है 15 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। इसमें कौन सा शब्द किस हिसाब से अरेंज है, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द आपको इसी तरीके से मिलेंगे। इसको आपको रट लेना पड़ेगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सर पहले लिखा है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जो है वो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र की तरह लिखा गया है। अगला देखिए सवाल नंबर 16 क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयोग किया गया शब्द है सेक्युलर, इसका क्या मतलब होता है। सेकुलर का मतलब क्या है, सेकुलर इंग्लिश का शब्द यूज कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में जो सेकुलर शब्द यूज किया गया है उसका मतलब होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं क्या है, उपासना की स्वतंत्रता मिला है। सभी नागरिकों को धर्म एवं क्या है, उपासना की स्वतंत्रता। सेकुलर बोले तो इसका हिंदी होता है धर्मनिरपेक्ष, याद रखिएगा। सेकुलर का मतलब ही होता है क्या, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष होता है। और धर्मनिरपेक्ष क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं है। राज्य की सरकार द्वारा सभी धर्मों को विशेष रूप से माना गया है, समान रूप से माना गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भारत के संविधान में जो सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की क्या है, स्वतंत्रता है। अगला देखिए शब्द जो धर्मनिरपेक्ष है ना, सेकुलर, उसको भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस विषय में कौन सा कथन सही है।
सवाल नंबर 17 कहता है कि धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए कब जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। जब 42वां में जोड़ा गया था तो 44वां में तो होगा नहीं, तो गलती हो जाएगा और ये 3 नंबर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, और जब जोड़ा गया था बाद में मतलब पहले से नहीं था। सिंपल सी बात है, तो मूल संविधान में नहीं था और 44वां में नहीं जोड़ा गया। सही क्या हो जाएगा? 1976 में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 और क्या है, बी जो है 1 और 3 सही हो जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या मतलब है? भारत का जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है, या वो प्रस्तावना जो है वो हम भारत के लोगों से शुरू होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा ये है कि संविधान का जो निर्माण है वो भारत की जनता द्वारा हुआ है, या संविधान के निर्माण में जनता की सहभागिता है, इसीलिए हम भारत के लोगों से संविधान की प्रस्तावना शुरू की गई है। समाजवाद का क्या मतलब होता है? सवाल नंबर 19 कहता है समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का मतलब होता है सामाजिक न्याय। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। अगला लिखा है 20 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान का आत्मा। शुरू में बता दिया गया था पहले क्वेश्चन में, संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को। 22 नंबर सवाल है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोगों से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोगों से शुरू होती है। 23 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव बिल्कुल नहीं झलकता है? यानी किस क्रांति का प्रभाव नहीं है? तो फ्रांसीसी क्रांति का तो प्रभाव है, उसमें भाईचारा जो है ना, बंधुता और भाईचारा वहीं से लिया गया है। बोल्शेविक क्रांति जो है उसका भी पड़ा है, अमेरिकी क्रांति का भी पड़ा है। चीनी क्रांति का प्रभाव जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं पड़ा हुआ है। यानी चीनी क्रांति से हम कोई भी चीज़ नहीं लिए हैं अभी अपने प्रस्तावना में। सवाल नंबर 24 कहता है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या था? दो शब्द तो बाद में जोड़े गए। तो मूल संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। मूल संविधान के अनुसार भारत एक क्या था? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। अगला 25 नंबर सवाल कहता है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को आप कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र का जो आदर्श है उसको आप कहाँ देख सकते हैं? तो उसको आप देख सकते हैं कहाँ पे? प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं उसको? प्रस्तावना में। 26 नंबर सवाल है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 27 नंबर कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो कथन यही है, ध्यान से देखिएगा इसको, कथन यही है कि समाजवादी शब्द हो या धर्मनिरपेक्ष शब्द हो, ये सारे शब्द जो है ना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये 1976 ईस्वी में संशोधन करके जोड़ा गया था। कुल मिला के यही बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 42वें संशोधन के तहत किया गया था। कौन कौन शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द। सवाल नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाए हम लोग क्या किए हैं? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाए हैं। 29 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है?
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित लोकतंत्र है उसको हम लोग जो है राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र सभी के रूप में जो है स्वीकारे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो भी वर्णित लोकतंत्र है वो राजनीतिक राजतंत्र है, सामाजिक राजतंत्र है और आर्थिक लोकतंत्र है। 30 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है, तो जनता में निहित है। किसमें निहित है, जनता में। अगला है भारत की 31 नंबर सवाल, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो कहाँ किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। कहता है कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने, कोई खराबी ना हो, किसी तरीके का दिक्कत ना हो, उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो कहाँ किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है, तो मूल अधिकार में किया गया है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है और मूल कर्तव्यों में भी किया गया है। सवाल है 32 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की बात कही गई है उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है, तो मूल अधिकार में किया गया है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है और मूल कर्तव्य में भी किया गया है। अगला सवाल नंबर 33 कहता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो प्रस्तावना में। सवाल कह रहा है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को अभिव्यक्ति जो है ना, विचार की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको संविधान के किस भाग में पूरी तरीके से शामिल कर दिया गया है, तो प्रस्तावना में। 34 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे क्या चीज़ स्पष्ट नहीं होता है, तो संविधान को लागू करने की तिथि जो है, संविधान को लागू करने की तिथि नहीं है। आप जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें ये तो लिखा गया है कि इसको 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, लेकिन उसको लागू कब करते हैं ये बात नहीं कही गई है। तो संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं हो रही है। 35 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से 35 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्देश्य उद्घोषित नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है उसको भारत की संविधान जो है उद्घोषित नहीं करती है, लेकिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सवाल नंबर 36 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम लिखा गया है। ये सवाल एक पूछा भी गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम लिखा गया है, भारत और इंडिया। ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना में देश का दो ही नाम उल्लेखित है, एक तो भारत है और एक इंडिया है। तो याद रखना है भारत और इंडिया के अलावा जो 5 नाम सुनते हैं उसका कोई नाम प्रस्तावना में नहीं है। अगला सवाल नंबर 37 कहता है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो भारत की जनता के द्वारा, तभी तो प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। तो भारत की जो संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकृत है, तो भारत की जनता ने स्वीकृत किया था, अंतिम के 284 लोगों ने साइन किया था। अगला कहता है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है भाई, तो भारत की जनता में। भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है, भारत की जनता में। 39 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। लेकिन 40 में कहता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया, तो तैयार हो गया भाई 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन जो है इसको क्या किया गया, अंगीकृत कर लिया गया, बट लागू नहीं किया गया।
अगला है 41 कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो एक ही सवाल है, एक ही आंसर होगा, 26 नवंबर 1949। संविधान कब बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949। कब उसको अंगीकार किया गया, 26 नवंबर 1949। आइए आगे देखते हैं 41 के बाद 42। सवाल नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया। देख लीजिए ध्यान से, भारतीय संविधान को क्या किया गया भाई, लागू किया गया था। कब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। अगला है किस वर्ष भारत एक क्या बन गया, प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बनेगा, जब संविधान लागू हो जाएगा 1950 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1950। आइए अगला देखते हैं 44 कहता है कि संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो क्या हो जाएगा, एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और उसमें कुछ जोड़े गए थे, कुछ हटाए गए थे। तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही जो है वो क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। और वो एक बार संशोधन कब किया गया भाई, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला देखिए लंबा चौड़ा सवाल है, इसमें सीधा कह क्या रहा है, देखिए इसको अंतिम में पढ़िए। एक सेकेंड, इसको थोड़ा अंतिम में पढ़े, क्या लिखा है, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कब, संविधान को कब हम लोग अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यानी संविधान जो यहाँ पे लिख दिया गया है पूरा, इसको एक बार पढ़ लीजिए, ज़रूरी भी है। संविधान, इसको रख लीजिए स्क्रीनशॉट करके। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज कितने तारीख द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो 26 नवंबर 1949। 47 नंबर सवाल है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता है। तो पूजा की जो समानता है ना, वो प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, विचार की स्वतंत्रता है, लेकिन पूजा की समानता जो है ना, वो उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता है। 48 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन शब्द नहीं था, तो जो बाद में जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता, 1, 2, 3 शब्द जो है संविधान में नहीं था शुरू में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। 49 नंबर सवाल कहता है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए भाई, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है यानी उद्देशिका जो है, वही बाद में उद्देशिका बन गया, बिल्कुल सही बात है। इसकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, सही बात है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो गलत है। तो किया गया ना एक बार, इसका संशोधन तो एक बार हुआ है ना भाई, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है कि नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये लाइन तो भाई गलत हो जाएगा, सही पूछ रहा है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, हाँ ये सही बात है। तो 1, 2 और 4 इसका क्या सही है, यानी पंडित नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, वही बन गया आपको बाद में जाके उद्देशिका। इसकी उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है ना, उसकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, इसकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है।
सवाल नंबर 50 कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया था। एक ही बार तो भाई परिवर्तन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 51 नंबर सवाल कहता है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है, प्रजातंत्र। 52 देखिए, 52 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हो गया था। 54 कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, कितना बार बोला जाए भाई, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये 3 शब्द जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 54 के बाद देखिए 55 क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बात जो है संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। तो 55 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। 56 में कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, सर्वसत्ताधारी कहा गया है, समाजवादी कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है। 57 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है, भारत के लोग। तो दोस्तों आज जो है टॉपिक नंबर 3 पूरा कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या सुधार किया जाए, क्या क्या हमारी गलतियां हैं, इसको आप ज़रूर बताएं। आज मैंने टॉपिक नंबर 3 को पूरे तरह अच्छे से कंप्लीट किया है। इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा, तभी जाके आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगी, सवाल आपके सही हो पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।